Welcome back to Bind EduTech, and in the last lecture we were discussing about that the text portion, how much the text portion is important to studied by you, not by the teacher, studied by you, line by line and word by word, sentence by sentence, and you should know the meanings of the tough words. If there is any sentence that is written indirectly that represents something, ऐसे वाक्य भी आते हैं जो लिखे कुछ और होते हैं लेकिन उनका मतलब यहाँ कुछ और निकलता है। तो हम लोगों ने ये चैप्टर जो था, ये चैप्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है टेक्स्ट से। और पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा था कि सेल्फ असेसमेंट एक वर्ड है, सेल्फ असेसमेंट। ये वर्ड तुम लोग में से बहुत सारे बच्चे पहले असेसमेंट वर्ड शायद जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं, असेसमेंट सेल्फ तो सबको ही जानता है खुद। तो आसान शब्दों में जैसे हम लोग सेल्फ स्टडी बोलते हैं कि टीचर के पढ़ा देने के बाद अपने से फिर उसको पढ़ना और फिर समझना, ये याद रख करके कि टीचर ने यहाँ क्या एक्सप्लेनेशन दिया था, जिसको हम लोग सेल्फ स्टडी बोलते हैं। तो आप स्टडी कर लिए, टीचर ने आपको पढ़ा दिया। मैंने तो ये पूरा चैप्टर जो था ये लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा दिया, ठीक है। अब बारी है आपके मेहनत करने की और कौन कितना डीपली जानता है इस चैप्टर के बारे में। इसका सबसे अच्छे तरीके में से, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बट सबसे अच्छे तरीकों में से एक तरीका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है ना, वो अगर आप सक्सेसफुली, जितना आप उसका आंसर सक्सेसफुली दे पाएं, उतना अच्छा सेल्फ असेसमेंट आप कर पाइएगा कि हम कितना समझ पाए हैं। टीचर को स्टूडेंट, बैठे हुए स्टूडेंट्स के मन के अंदर टीचर को नहीं ना दिखाई देता है कि ये कितना समझ रहा है, कितना नहीं समझ रहा है। तो जैसे आपको मैंने ये चैप्टर पढ़ाया, या अगर ये चैप्टर किसी से भी तुम कहीं भी पढ़े हो, ट्यूशन में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी ये चैप्टर पढ़े हो, तो तुम कितना जानते हो, कितना तुमको बताया गया है और तुम कितना जानते हो, ये करना, ये प्रोसेस जो है, इसी को हम लोग सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं।
ये तुमको खुद करना होता है और ये ईमानदारी पे डिपेंड करता है तुम्हारे, क्योंकि आंसर्स तो लास्ट में मैं डिस्कस करता ही जाता हूँ, पर मेरे आंसर बोलने से, बताने से पहले आपके मन में उसका आंसर आ जाना चाहिए। आपको अपना आंसर चुन लेना चाहिए और तब आपको ये मिलाना चाहिए कि जो आंसर मैं सही बोल रहा हूँ वो आंसर आपने चुना या था या नहीं। अगर आप के लिए कोई क्वेश्चन ही अनजान हो, मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आए, फॉर एग्जाम्पल यही चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, मान लो कि क्वेश्चन ही तुमको इस चैप्टर से कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है, कहाँ से है, तो वहाँ पर दो प्रॉब्लम हो सकता है, उसका दो कारण हो सकता है क्वेश्चन समझ में नहीं आने का। एक कि आपको शायद वो चीज़ बताई नहीं गई ठीक से, दूसरा कि आप सुनते वक्त जब टीचर वो बात बता रहे थे जो आपको अनजान लग रहा है, टीचर जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे तो वहाँ आप अटेंटिव नहीं थे या आप प्रेजेंट नहीं थे। ये दो कारण होते हैं अगर आपको क्वेश्चन ही ना समझ में आए। जिन लोगों को भी लगता है कि ये चैप्टर उन्होंने पढ़ लिया है, ठीक है, कहीं से भी, तो ये जो कुछ MCQs हमने प्रैक्टिस करने के लिए बनाया है, उसको वो तुम लोग का टेस्ट है ईमानदारी का। यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ असेसमेंट, उसका एक मीनिंग एनालिसिस भी हो सकता है, उसका एक वर्ड इवैल्यूएशन भी हो सकता है और उसका एक वर्ड जजमेंट भी हो सकता है, और सेल्फ साथ में लग गया। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इवैल्यूएशन और सेल्फ जजमेंट। कभी स्कूल में आपको, बहुत सारे स्कूल्स में नॉर्मली स्पेलिंग टेस्ट्स होते हैं, चैप्टर पढ़ाया जाता है ना, फिर एक टेस्ट होता है स्पेलिंग का उसी चैप्टर से। बहुत जगह क्या होता है कि मतलब उस चैप्टर से 100 या 50 या 150 वर्ड्स मार्क करा दिए जाते हैं और बोला जाता है कि उन्हीं वर्ड्स में से स्पेलिंग टेस्ट में 25 वर्ड पूछा जाएगा और आपको लिखना है उसका सही स्पेलिंग। स्पेलिंग टेस्ट हमको लगता है कि सबको ही दिया होगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, स्कूलिंग अगर किए हो तो अब स्पेलिंग टेस्ट जब हम लोग दे लेते थे, अब जब स्पेलिंग टेस्ट दे दिए और जैसे मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों का कॉपी जो लिखा है स्पेलिंग्स, वो 100 बच्चों का कॉपी टीचर, एक तो टीचर चेक कर सकते हैं, लेकिन एक और भी तो तरीका होता है ना कि स्टूडेंट्स अपना अपना कॉपी खुद चेक करें, मतलब जितने वर्ड्स दिए गए थे स्पेलिंग लिखने के लिए, ठीक है, और आपने लिख लिया
15-20 जितना भी हो, तो सब का कॉपी देखने से अच्छा है कि उसका सही सही आंसर एक तो बुक में देख के आप मिला सकते हैं, नहीं तो टीचर क्या करते हैं कि उन वर्ड्स का सही आंसर, सही मतलब स्पेलिंग लिख देते हैं बोर्ड पे और बोलते हैं, सभी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अब तुम लोग अपना अपना आंसर मिला लो। और वहाँ काम आता है ईमानदारी, कि अपना अपना आंसर मिला लो और खुद बताओ हमको एक एक करके कि किसको कितना, मतलब किसका कितना आंसर सही रहा। ऐसा स्कूल में ज़रूर स्पेलिंग टेस्ट आप लोगों ने दिया होगा। दो तरीके हैं, किसी का टीचर चेक करके देता है, लेकिन जहाँ थोड़ा ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं तो वहाँ ये सेल्फ इवैल्यूएशन ये ज़रूरी होता है। इससे ना जो स्टूडेंट है, मान लो 20 में से कोई स्टूडेंट 3 या 4 नंबर ही ला पाया, 3 या 4 ही लिख पाया सही, तो यकीन मानो कि अगर वो ईमानदारी से बताएगा कि मेरा 3 सही हुआ है, तो वो स्टूडेंट को खुद पर इस बात का तरस आएगा कि मैं सिर्फ इतना ही आंसर सही लिख पाया, मतलब खुद उसको चोट पहुंचेगा अपने अंदर से। और जिसको अपने अंदर से चोट पहुंचेगा वो फिर ध्यान देना शुरू करेगा अगले बार से कि नहीं, ये तो हम नहीं सीख पा रहे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, जानकारी मेरे पास नहीं है। तो ना बेसिकली सेल्फ असेसमेंट में एमसीक्यूज़ हैं, हमारे पास भी हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, और इसके लिए लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड जो एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन जो किया जाता है क्लास में टीचर के द्वारा, अगर या जैसे वीडियो में मैंने किया तो मैंने एकदम चैप्टर के टाइटल से लेकर के जो एंडिंग पैराग्राफ था टेक्स्ट बुक का, वहाँ तक वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, उसमें से वर्ड मीनिंग्स, एक्सप्लेनेशंस, पॉइंट्स, ये सब मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो भी आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए, और अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, कहीं से पढ़ा है, कहीं से भी, तो भी आप देख लीजिए कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाते हैं। और ये मैं नहीं जान पाऊँगा यहाँ पे से, क्योंकि मैं तो वीडियो में हूँ। आप सही आंसर चुने थे या नहीं, ये तो बस ईमानदारी पे डिपेंड करता है आपका। तो ईमानदारी से इसको एमसीक्यू को सॉल्व करके कोशिश करो। आंसर मैं यहाँ बताता हूँ, लेकिन मेरे आंसर बताने से पहले ऑप्शंस पढ़ने के साथ ही जिस स्टूडेंट के मन में आंसर, सही आंसर आ गया और फिर मैंने जब बताया तो वो मैच हुआ, तब समझना कि तुम इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट
इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है। तो ये सेल्फ असेसमेंट का सबसे अच्छा तरीका है। बहुत चीज़ में काम है, हर चीज़ में काम आएगा। शॉर्ट आंसर्स में काम आएगा, लॉन्ग आंसर में काम आएगा, यही सारे वर्ड्स में काम आएंगे, यही सब सेंटेंसेस काम आएंगे जो यहाँ क्वेश्चंस के रूप में है। ये हर जगह से काम आएगा तुम्हारा। तो इसको असेसमेंट करो, जज करो खुद को। फॉर द स्टूडेंट्स थ्रू अटेम्प्टिंग दीज MCQs रिलेटेड टू द चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ये MCQ है चैप्टर का, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आपको ये ध्यान रखना है कि ईमानदारी बरतें। नहीं बरतिएगा तो मुझे तो पता नहीं चलेगा, मगर रिजल्ट में वो पता चल जाएगा, वहाँ तो नहीं छुपेगा, रिजल्ट में तो पता चल जाएगा। तो आप ईमानदारी इसमें सिर्फ रखिएगा, चाहे कहीं से पढ़े हों आप, कोई भी बताया हो आपको ये चैप्टर, इसके MCQs को थोड़ा ऑनेस्ट होकर के और देखने और आंसर चुनने की, और फिर सही चुने कि नहीं ये देखने की जिम्मेवारी है आपकी। और ये भी आप नोट करते जाइए तो अच्छा रहेगा कि कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने चुना सही और कितने का गलत चुना। इसको नोट भी कीजिए ताकि फिर आपको पता चले कि आपको और कितने मेहनत की ज़रूरत है। अब 10 में से क्वेश्चन में से अगर 6, 7 और 7 क्वेश्चन आप गलत आंसर देते हैं, गलत आंसर पता है या पता ही नहीं है, तो फिर आपको पढ़ने का ज़रूरत है इस चैप्टर के बारे में। चाहे जहाँ से आप पढ़ें, मेरे इस वीडियो लेक्चर्स में भी आप देख सकते हैं, और साथ साथ में मैं आपको प्रूफ के तौर पे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो टेक्स्ट बुक में कहाँ था, तो साथ में प्रूफ के तौर पे वो भी देखते जाना है। कहीं तो बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा जिसका प्रूफ नहीं चाहिए, लेकिन कहीं क्वेश्चंस रहेगा जहाँ हम तुमको टेक्स्ट बुक में दिखाएंगे कि देखो ये बात यहाँ पर लिखा गया था या नहीं, और मैंने उसको फिर वीडियो लेक्चर में समझाया होगा। तुमने याद रखा नहीं, लिखा नहीं, या तुम कहीं और पढ़े हो तो नहीं बताया गया, तो फिर वो अलग बात है। तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर हैड दे रीच्ड ऑन द 25th of December? Where had they reached on the 25th of December? अब ईमानदार रहो और ऑप्शन देखो। पहला है 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ द केप टाउन। दूसरा ऑप्शन कि 25 दिसंबर को दे वर सफरिंग द वेव्स अवे फ्रॉम केप टाउन, कि वो लोग वेव्स से सफ़र कर रहे थे। सी है 2500 किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन, और डी है रीच्ड केप टाउन, कि 25 दिसंबर को वो केप टाउन पहुँचे थे। 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब आप अपना आंसर इन चारों में से डिसाइड कीजिए कौन सा है। डिसाइड आपको अब तक कर लेना चाहिए, जो पढ़ा हुआ रहेगा वो एकदम कर लेगा।
इसका सही आंसर जो है ये कि 25 दिसंबर को वो लोग कहाँ पहुँचे थे, ठीक है। इसका सही आंसर नंबर ए है कि यहाँ पर वो लोग 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ द केप टाउन। अब देखो ये बात कहाँ बताया गया था, टेक्स्ट बुक में ये बात 25 दिसंबर वाली बात, वो बात आपको बताई गई है और एग्जैक्ट वही वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो ऑप्शंस में दिए गए थे। देखो यहाँ पेज नंबर 14 है, ठीक है, टेक्स्ट बुक है। यहाँ देखो इस पैराग्राफ में December 25 found us 3500 kilometers east of Cape Town। क्लियरली लिखा हुआ है ना। अब मैंने जो वीडियो लेक्चर में टेक्स्ट बुक पढ़ाया तो उसमें ये बात भी तो मैंने बताया होगा कि 25 दिसंबर को वो लोग केप टाउन नाम के शहर से पूर्व दिशा की ओर 3500 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके थे। टेक्स्ट बुक में है, एकदम क्लियरली लिखा हुआ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू सेल्फ एसेस योर सेल्फ। अपने सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश में तो बेहद ज़रूरी है, नेसेसरी है, पोयम हो चाहे स्टोरी हो, प्रोज हो, कुछ भी हो। तो अगर जो लोग ये क्वेश्चन पढ़ करके और जो आंसर था जो ए में था, जिसका यहाँ मैंने आपको प्रूफ दिखाया 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, मैंने इसको जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने ईस्ट वर्ड पे बहुत ज़ोर दिया है कि ये डायरेक्शन याद रखना कि उनको ईस्ट की तरफ जाना था। तो केप टाउन से 3500 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में ये लोग थे। कब? 25 दिसंबर को। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें आंसर आपका ए में दिया हुआ है। अब जो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेगा और फिर उसको सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, पॉइंट्स को जो एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स होते हैं उनको पढ़ेगा नहीं, टिपिकली इस चैप्टर में फैक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेट, इतना तारीख को क्या हुआ, इतना तारीख को क्या हुआ, इतना तारीख को क्या हुआ, ये तो मैं जब बता रहा था उस समय ही मैंने ये बात आपको बोली थी कि इस चैप्टर में डेट बाय डेट इंसिडेंट्स को याद रखना होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये टफ है थोड़ा। 25 दिसंबर को कहाँ थे चारों में से? अब ये जो सिर्फ सुना होगा, टीचर पढ़ दिया होगा और अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आपको याद रहेगा ये चीज़। लेकिन अगर आप टीचर जब पढ़ा रहे हैं और आप अगर देख रहे हैं वहाँ और देखते हुए फिर आप सुन रहे हैं तो आप तुरंत इसका आंसर चुन लीजिएगा, क्योंकि ये
शुरू में ही आ गया था, फर्स्ट सेकंड पेज में है यहाँ पर, पेज नंबर 14 में, कि 25 दिसंबर को स्पेशली ये भी बताया गया कि उन्होंने एक वर्ड यहाँ बहुत अच्छा आया था जो मैंने आपको बोला था कि इसको हो सके तो यूज़ करो, करना कहीं पर, एट्रोसियस वर्ड मैंने यहाँ आपको बताया था। एट्रोसियस वेदर, अगर जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, नहीं अभी जानते हैं कि एस्ट्रोसियस वेदर क्या होता है, तो इसका मतलब है कि उनको फिर से उनको स्टडी करने की ज़रूरत है। वो लोग पढ़े नहीं हैं इस चैप्टर को, क्योंकि इसका बहुत इजी मीनिंग मैंने बताया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन से, इस सेंटेंस से क्वेश्चन था, आंसर ये वाला सेंटेंस में दिया हुआ था। इसीलिए लाइन बाय लाइन पढ़ना है टेक्स्ट को, हमको नहीं, आपको पढ़ना है, और मेरा सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनना है। हम पढ़ेंगे खाली और आप सिर्फ सुनिएगा तो नहीं काम चलेगा। आपका पार्टिसिपेशन दो तरफ से होना चाहिए, चाहे आप क्लासरूम में हो या वीडियो से कर रहे हो। आपका पार्टिसिपेशन ना दो तरह से इम्पॉर्टेंट है। एक कि आप टीचर जो बता रहे हैं, आप टीचर को के तरफ देख रहे हैं और वो बातें सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये हुआ, और एक तरीका ये हुआ कि टीचर जो बता रहे हैं टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक तुम्हारे सामने रहे, हाथ में तुम्हारे पेंसिल रहे, और टीचर जहाँ जहाँ तुमको ये बताते हैं कि यहाँ से ये पूछा जा सकता है, फैक्ट्स जो है उनको तुम अपने बुक में, टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन भी करते जाओ, मार्क भी करते जाओ कि इसका मीनिंग जानना ज़रूरी है, इसका मीनिंग जानना ज़रूरी है। फिर नोट्स जो है वो तो PDF फॉर्म में अवेलेबल है ही, जो मैं अपना ये नोट्स देता हूँ, जो मैं बताता हूँ, तो एक्सप्लेनेशन जो है वो तो मैं पॉइंट वाइज देता हूँ। तो उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ें, पैराग्राफ पढ़े के फिर एक्सप्लेनेशन को पढ़ें। और अगर लेक्चर नंबर 1 से आप ऐसा कर पाएंगे तो यकीन मानिए आप डिसीज़न भी आंसर का जल्दी ले पाइएगा और सही ले पाइएगा। एक कुछ कैटेगरी ऐसा भी होता है जो सही आंसर सुन तो लेता है, लेकिन उसको वो निर्णय लेने में टाइम लग जाता है। तो एक MCQ का आंसर में कितना टाइम लगना चाहिए, 4 ऑप्शन पढ़ने जितना ही टाइम लगना चाहिए, जितना देर में 4 ऑप्शन पढ़े, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। सोचने का ज़रूरत अगर आपको पढ़ने लगे तो समझिए कि आपको रिवीजन का ज़रूरत है। रिवाइज़ कीजिए फिर सबको, तब फिर आइए MCQ में। तो पहला क्वेश्चन था 25 दिसंबर को वो लोग कहाँ थे, तो मैंने आंसर आपको दिखा दिया, क्लियरली लिखा हुआ है 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन। तो हमारा आंसर A है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, What was the status of the ship on January 3rd? देखो
फैक्चुअल पूछ रहा है ना कि 3 जनवरी को शिप का कंडीशन कैसा था, मतलब उनके हालात कैसे थे, कब? 3 जनवरी को। ऑप्शंस क्या हैं वो देख लो। पहला ऑप्शन है पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, मतलब कि वाटर लेवल को ये लोग पंप से कंट्रोल कर चुके थे। बी है कंडीशन वॉज गेटिंग वर्स, कि 3 जनवरी को कंडीशन और खराब होता जा रहा था। सी है दे वर स्टिल स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल द पंप्स, कि अभी भी वो लोग पानी बाहर निकालने के लिए पंप से संघर्ष कर रहा था। और चौथा ऑप्शन है एवरीथिंग वॉज जस्ट राइट, कि 3 जनवरी को कुछ नहीं, सब चीज़ सही चल रहा था। तो ये तो पढ़ने वाला बच्चा पहले ही काट देगा कि नहीं, 25 दिसंबर के बाद से 2 जनवरी से ही इन लोगों को सामना शुरू करना पड़ा था। तो इसका मतलब सब सही तो उसके बाद हो नहीं सकता है। अब ये 4 ऑप्शन हैं, क्या वो स्ट्रगल कर रहे थे, क्या सब कुछ सही था, क्या कंडीशन और ख़राब होता जा रहा था, या उन लोगों ने पंप्स यूज़ करके और कंडीशन को कंट्रोल कर लिया था। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 3 जनवरी को देखो अपना टेक्स्ट बुक, 3 जनवरी बताया होगा ना, यहाँ 2 जनवरी है, ठीक है, उसके बाद 3 जनवरी के बारे में बताया होगा, बिल्कुल। अगर आप टेक्स्ट बुक से जाएं तो हर जगह यहाँ वो डेट 2 जनवरी, 3 जनवरी, 25 दिसंबर से शुरू किया है ना, और 3 जनवरी मतलब फिर लेते जा रहा था, दिसंबर 25 से फिर सीधा आ गया था 2 जनवरी, और उसके बाद 2 से 3, 4, 5, 6 ये सब डेट के बारे में बताया गया। तो 3 जनवरी को कैसा कंडीशन था ये आपसे क्वेश्चन पूछा। अब आप जब थॉरली अगर चैप्टर पढ़े होंगे तभी आप दे पाएंगे। 3 जनवरी अभी तक, इधर तक 3 जनवरी नहीं है, 2 जनवरी में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ भी हम लोग 2 जनवरी में चल रहे हैं, यहाँ भी अभी हम लोग 3 जनवरी में नहीं आए हैं, ठीक है। 3 जनवरी यहाँ तक नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ देखो 3 जनवरी है ना, और 3 जनवरी को पूछा था ना क्वेश्चन कि क्या हालात थे उनके, तो यहाँ आंसर देख लो, ये आंसर आप देख सकते हो। तो ये मैंने अपने ये में तो डिस्कस किया है कि 3 जनवरी को के सुबह द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। अब आपको देखो ऑप्शन एकदम यही एक ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल ऑन 3 जनवरी। तो MCQs जो हैं उनका आंसर ना, ये जो आंसर्स शॉर्ट या लॉन्ग या मिडिल आंसर जो लिखना पड़ता है उससे कहीं ज़्यादा टफ और
इम्पॉर्टेंट भी MCQs को सॉल्व करना है, क्योंकि वो कहीं से भी किसी भी लाइन से किसी भी जगह से उस चैप्टर से दिया हुआ है। तो 3 जनवरी पूछा, ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन दिया यहाँ कि सिचुएशन, एक ऑप्शन दिया कि सिचुएशन गड़बड़ हो रहा था, एक ऑप्शन दिया कि एक दिया कंडीशन वर्स हो रहा था, ये दिया था कि कंट्रोल हो कर लिए थे वो लोग वाटर लेवल, या दिया था कि स्ट्रगलिंग अभी भी जारी था, और ये दिया था कि सब कुछ सही है। इसीलिए ज़रूरी है लाइन बाय लाइन पढ़ना आपका और नोट करना, अंडरलाइन करना बुक में। मेरी बातें या टीचर की बातें सुनते समय आपको देखना भी है उस वर्ड को, उस लाइन को, सुनने का कान से काम करना है, देखने का काम उस वर्ड को आंखों से करना है, और समझने और याद रखने का काम ब्रेन से करना है। तो तीनों चीज़ों को एक साथ अगर आप लगाइएगा तभी आप चैप्टर के एक एक पॉइंट से वाकिफ रहिएगा, और तब बोला जा सकता है कि आप कंप्लीटली तैयार हैं इस चैप्टर के को लेकर के। कोई भी सवाल पूछे, कहीं से भी पूछे, अगर ये आप कर लेते हैं तो 3 जनवरी का जो हमारा आंसर है वो भी ए ही है। ये आंसर है कि 3 जनवरी को वो लोग कंट्रोल कर लिया था वाटर लेवल को। अब ये पढ़ते समय उसको पढ़ना, उसको अंडरलाइन करना या हाईलाइट करना कि 3 जनवरी को क्या हुआ था। जैसे पूछा था 25 दिसंबर को कहाँ थे, तो ये आपका काम है। आप वर्ड्स, जैसे क्लासरूम में तो बुक है, यहाँ तो मेरा पूरा टेक्स्ट बुक यहाँ प्रेजेंट रहता है वर्ड बाय वर्ड। तो उसमें अगर आप ध्यान से उसको देखें, लेक्चर को पढ़ें, उस शब्द को याद रखने की कोशिश करें, तब आप MCQ जल्दी और सही चुन पाइएगा, टाइम भी बचेगा और पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं इस चैप्टर। सेल्फ आपको खुद पता चलेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक्सरसाइज करना। 2 क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के रूप में अभी किया, तो आप सोच लीजिए कि इस तरह से बीच से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के MCQ में देंगे तो आपको रिवाइज करना है खुद से। मेरे लेक्चर को जब अगर आपने एक बार सुन लिया तो हो सकता है आपको दोबारा फिर सुनने की भी ज़रूरत पड़े। वर्ड्स यहाँ क्योंकि प्रेजेंट रहते हैं तो वर्ड्स वहाँ दिख रहे, सामने नोटबुक मतलब कॉपी रखिए, उसमें जहाँ जहाँ मैं बताता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है उसको नोट कीजिए। या आप सामने बुक भी रख सकते हैं, टेक्स्ट बुक, वहाँ भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये सर बोले हैं इम्पॉर्टेंट है। फिर उनको रिवाइज कीजिए और तब आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं। इसके आगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो रिवीजन पहले अच्छे से कर लो, पढ़ लो पहले अच्छे से चैप्टर। नहीं पढ़े हो
तो MCQ सॉल्व कर देने से, मतलब मेरा आंसर यहाँ हम बता दिए और इसको तुम याद रख लेगा, ये संभव नहीं। पढ़े रहोगे तब याद रहेगा कि 3 जनवरी को वो लोग कंट्रोल कर लिया था वाटर लेवल को। ये टेक्स्ट बुक में क्लियरली लिखा गया है। तो यहाँ वही चीज़ दिया था ऑप्शन ए, तो ये सही हुआ। इसके आगे हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।